Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलें, शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई। सवाल ये बनता है कि हर कोई हुकूमत गिरने के बाद अमेरिका पे ही क्यों इल्ज़ाम लगा देता है। दूसरी जानब जब हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, जो कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तैनात हुए हैं, उन्होंने 5 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंडिया से बहुत से गिले और शिकवे किए। जानना चाहेंगे कि आखिर इतने गिले और शिकवे उन्हें इंडिया से क्यों है, जबकि कुछ ही दिन पहले वो एज अ प्राइम मिनिस्टर तैनात हुए हैं। चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। जब सबसे पहले हम बात करते हैं शेख हसीना वाजिद की, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इस हवाले से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हुकूमत जारी होती है तो कहते हैं जी अमेरिका का हाथ है, और जब हुकूमत में आते हैं तो पहला दौरा इनकी ख्वाहिश होती है कि अमेरिका का हो। ये पूरे हमारे एशिया का यही मसला है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबका ऐसे ही है। जहाँ तक शेख हसीना की बात है तो उन्होंने तो ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, और इट वाज ड्यू। काफ़ी अरसे से वो एक जुल्म और जबर की एक दास्तान रकम हो रही थी, तो उसका अख्ताम ऐसे ही होना था। उसमें अमेरिका, चीन, किसी का कोई किरदार नहीं है। एक झूठी स्टोरी बनाई गई कि बे ऑफ बंगाल का कंट्रोल हासिल करने के लिए सेंट मार्टिन एक जजीरा है, जहाँ पे अमेरिका ने कहा कि जी हमें अड्डा बनाने की इजाज़त दी जाए। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कि रियलिस्टिकली जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, और इन चीज़ों के ऊपर हुकूमतें कभी भी नहीं ख़त्म होती। मैं आज भी आपको लिख के देता हूँ, शेख हसीना की गवर्नमेंट हो, शेख हसीना को अमेरिका कहे कि हमें बांग्लादेश के अंदर अड्डा बना के देना है, तो वो एक नहीं 4 बना के देगी। ये बस एक अब नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है बाद में कि जी हमें इस वजह से कहा गया। अवाम दबी हुई थी, पिसी हुई थी, जुल्म हो रहा था। उन्होंने अपने लिए जद्दोजहद की, 400 कुर्बानियाँ दी उन्होंने। इन लोगों ने 400 लोगों का खून बहाया। तो ये ऐसे नहीं है, ये बड़ी एक गलत बात है। जो आपका दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हवाले से मुझे बताएं। कुछ ही दिन पहले उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर तैनात किया गया, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को 5 अगस्त को जो इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत से गिले शिकवे किए इंडिया के हवाले से। ये बताएं, इतने ज़्यादा गिले और शिकायत उन्हें क्यों है इंडिया से? अच्छा देखें, उनका गिला शिकवा बिल्कुल जायज़ है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके हमसाये के घर में आग लगी हो, और आपका हमसाया कि ये आपके घर का अपना ज़ाती मामला है, आपका इंटरनल मैटर है, जो एग्जैक्टली इंडिया ने बोला इन केस ऑफ बांग्लादेश, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसाया ममालिक एक दूसरे के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थी वहाँ पर, इंडियन एम्बेसीज़ के, इंडियन पॉलिटिशियंस, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा रब्ता रहा है शेख हसीना और उनके साथ। इन्होंने जानबूझकर पुश किया शेख हसीना को कि आप इनको और मारें, आप इनको और दबाएं, इनको मारेंगी ये नीचे रहेंगे तो आप बची रहेंगी, आप इनसे बात करेंगी ये आपको गले को पड़ेंगे। ये पहले तो हो चुका था, क्योंकि पॉलिटिशियंस को आपने इसी तरह से किया। आपने खालिदा ज़िया को अंदर रखा, आपने जमात इस्लामी सारी ख़त्म कर दी, लेकिन स्टूडेंट्स ना पॉलिटिशियंस होते हैं, सही बात, ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो एक जज्बा था, जिन्होंने जो खून बहाया उन्होंने उसको लिए सबके सामने, और वो ऊपर आए, और वो एग्रेशन जो एकदम से खुल के बाहर आए। जब हम बात करते हैं बुरी हुकूमत की, ये बताएं अब बुरी हुकूमत बांग्लादेश पे कब तक कायम रहेंगी? बुशरा वो बड़ा रिगरसली काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि चीफ जस्टिस भी रिमूव हुए हैं, इसके बाद एक पूरी की पूरी बॉडी है जो प्रो शेख हसीना है, जो प्रो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है। वो चाह रहे हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी आए और वो आगे इलेक्शन कंडक्ट करे। वो सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड देना चाह रहे हैं। इसी वजह से ना बहुत सारे अब बयान आना शुरू हो गए हैं कि जी शेख हसीना ने तो रेजिग्नेशन ही नहीं दिया, ये तो ऐसे ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये अभी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि उनके बेटे सजीब वाजिद ने ये बयान दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही कभी नहीं दिया कि उनकी मदर ने रिज़ाइन कर दिया, शेख हसीना वाजिद ने, बल्कि वो तो अभी भी हुकूमत में है। नहीं, वो रेजिग्नेशन जमा करवा के गई थी, और उनकी जो आर्मी चीफ थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कौम से ख़िताब करना चाहती हूँ, और उस खिताब के अंदर भी रेजिग्नेशन के ही बारे में बोला हुआ था। तो ये सबको पता है, वो अब इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। हाँ, उनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, और अभी इलेक्शंस लड़ने का है उनका इरादा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लड़ने भी देना चाहिए। ये वही गलती होगी जो शेख हसीना ने की थी कि आप अपनी ओपोजिशन को ही बिल्कुल कट करके साइड पर रख दें। आप सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड दें, सबको आप मौका दें, आए इलेक्शन लड़ें, जो ज़्यादा मेजॉरिटी हो उसको हुकूमत बनाने दें। ये 55 साल से ऐसे ही हो रहा था कि आप उन लोगों को पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो है लेबलाइजेशन करके अब एक साइडलाइन किया हुआ था कि जी ये जमात इस्लामी वाली, ये खालिदा ज़िया प्रो पाकिस्तानीज़ हैं, ये ऐसे हैं, तो उनको आपने साइडलाइन किया और एंड के ऊपर आपने रिजल्ट देख लिया। देखिए इलेक्शंस होंगे कब?
आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये इलेक्शन हो जाएंगे 3 महीने के अंदर? बिल्कुल, दे आर ऑन ट्रैक। 3 महीने के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये बताएं, अभी रिसेंटली एक वीडियो में शेख हसीना वाजिद का बयान आया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को रजाकार एड्रेस करते हुए मुखातिब किया और बाद में मुकर गई कि मैंने तो रजाकार कहा ही नहीं कभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये रजाकार के पीछे हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है और ये इतनी हीटेड आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन क्यों है? देखिए, रजाकार की एक ना हिस्ट्री है इस लफ्ज़ की। 1971 के अंदर पाकिस्तान जो ऑफिशियल्स थे, जो आर्मी थी, उनको जो बंगाली सपोर्ट करते थे उनको रजाकार कहा जाता था। ये वहीं से वर्ड आगे ड्रिवन किया गया और अगेन वही फॉल्स नैरेटिव कायम करने के लिए कि जनाब ये तो पाकिस्तानी है और प्रो पाकिस्तान एजेंडा इनका, तो ये रजाकार है तो इनको मारें और इनको ये करे वो करे। ये जब कहा गया उन स्टूडेंट्स को तो वो और एजिटेट हुए, वो और गुस्से में आए कि ये कैसे हम लोगों को इस तरह से किसी और के नाम के। अभी भी आप देखें इंडिया चैनल्स को खोल के तो वो यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी ऐसे ने किया, पाकिस्तान ने किया। हालांकि 400 लोगों ने वहाँ पे जाने बहाई हैं, वहाँ पे 55 साल से वो लोग पिस रहे थे और आप कभी उनको ऐसे ही कल काम दे देते हैं, कभी आप उनको रजाकार कह देते हैं। तो ये एक खामख्याली की दुनिया थी। ये बेसिकली जो उनके हैंडलर्स थे ना इंडिया में, जहाँ पे ये सारी कहानी का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, ये उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। उनको कुछ अल्फाज सही नहीं लिखे गए स्क्रिप्ट के अंदर, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं अभी। अब आप मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर इंडियन और बांग्ला फोर्सेस जो है वो इतनी तैश में क्यों आई हुई है? देखिए, अभी तो बड़ा कुछ होना है अभी आगे आगे। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो इंडियन बॉर्डर था उसके ऊपर ज़्यादातर जो थे हिंदूज वहाँ पे रहते थे और वहाँ पर मुस्लिम इंडिया क्लैशेस अचानक से आ गए। अब क्या कर रहा है इंडिया के बांग्लादेश के अंदर, ये एक फॉल्स नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू है वो सिक्योर नहीं है। अब वीडियोज़ आ रही हैं जो कि बनती, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा जर्नलिज्म का एक टेस्ट है। वहाँ पर आपको देखना है कि फेक न्यूज़ क्या है, फेक वीडियोस कौन सी हैं। ऐसी वीडियोस आई हैं जो बनी इंडिया में ही है और जहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब मुसलमान लड़कियाँ चल रहा है, बिल्कुल एक हिंदू लड़की को टॉर्चर कर रही हैं और उससे कुछ और कह रही हैं, जबकि वो अदर वे अराउंड है। ये जो इंडिया का और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर ज़्यादातर यही चिपकलिश है क्योंकि वहाँ पे इंडियन मेजोरिटी है जो कि प्रो हसीना वाजिद है और वो क्योंकि इंडिया से आके वहाँ पे सेटल हुए हैं, उनको हमेशा से प्रायोरिटीज दी गई, उनके लिए टैक्सेस, उनके लिए बहुत सारी छूट्स दी और इस वक्त ये उनके लिए है टेस्टिंग सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो वो उसको प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि जी वहाँ पर हिंदू मुस्लिम इस तरह की कोई चीज़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, आई कैन गारंटी दैट कि वो बड़े लिबरल माइंडेड और बड़े ओपन माइंडेड है। वहाँ पर कभी भी एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिलीजन की बेस के ऊपर आपको तफरीक नज़र नहीं आएगी अमंग द स्टूडेंट्स। हाँ, पॉलिटिक्स में हो सकता है लेकिन स्टूडेंट्स में नहीं आएगी। वो इस तरह से ट्रेन हो चुके हुए हैं, उनकी मेंटालिटी इस तरह की है। तो ये जो इंडिया अब नई कोशिश कर रहा है ना, एक कार्ड खेलने का, हिंदू कार्ड खेलने का बांग्लादेश के अंदर, एक सिंपैथी लेने का जो अभी कोशिश कर रहा है ना, वो उसको कभी नहीं मिलने वाली। उसकी वजह से बॉर्डर के ऊपर जो है ना हीटेड चीज़ें चल रही हैं, फायरिंग इंसिडेंट्स भी हुए हैं, बॉर्डर क्लोज भी हो गया है, जो आमदोरफ्त है वो भी बंद है। सो थिंग्स आर टफ। जब तक बुरी हुकूमत रहेगी तब तक ये काफ़ी अरसे तक रहेगा क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि इंडिया ने हमारा खून चूसा है। हमारे यहाँ सारी इंडस्ट्री जो थी वो ऑक्यूपाई कर गया बेसिकली। मेहनत वो करते थे और फल ये लोग खा जाते थे। वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमें मजदूरों की तरह यूज़ किया है और हमें हमारा हक नहीं दिया। असल में हो ये रहा है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि आज हम लोग आज़ाद हो गए डिक्टेटरशिप से, आज हमें हकीकी आज़ादी मिली है। ये बंगाली कह रहे हैं। अभी हम जब देखते हैं पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश की सूरत हाल है, लेकिन मुझे ये बताएं चाइना का नैरेटिव कहाँ है, पाकिस्तान का कहाँ है, अमेरिका का नैरेटिव कहाँ है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर यूनुस ने जब अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब की, उसके बाद उनकी एक पिक्चर बहुत वायरल हुई जो कि हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ ही बड़ी गर्मजोशी के साथ मुसाफा करते हुए, और वैसे लोगों ने, और इंडिया में तो वो सीरियसली इस तरह से दिखाया गया कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ये तो हालात है कि लोग उसको किस तरह से लेके जाए। पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल था, है और आगे भी रहेगा। वी हैव ओवर इश्यूज टू सॉल्व। हमें लोगों के मसले तो तब बंदा देखे ना जब आपके अपने हल हो जाए। जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। वहाँ की जो पोर्ट्स हैं, वहाँ का जो रूट है, बहरी रूट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी चाइना से ट्रेड होती है वो सारी उसी रूट से गुजर के जाती है। सो ये बाकी के जो कंट्रीज़ हैं अपने फुटप्रिंट्स वहाँ पे रखेंगे, अपना इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे रखेंगे, और अभी भी कड़ी नज़र उन्होंने रखी हुई है। देखिए, ये ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर सब मुल्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी दुआ ये करनी चाहिए कि उनके हालात नॉर्मल हो जाए
अभी भी कुछ फसादात हो रहे हैं जेलों के अंदर, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, फिर इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए किसी तरह से, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए सो दैट कि वो वापस अपने जो इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर सके। लेट्स सी आगे क्या होता है, और जब इलेक्शंस होगी वो भी सिचुएशन सबके सामने होगी और हम आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।